जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मद्यनिषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग 57 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। साथियों, इस 57 क्वेश्चंस में जीके, साइंस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन शामिल है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जमींदारी प्रणाली, इक्तेदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली या फिर चौथा ऑप्शन जोतदारी प्रणाली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जाट और सवार जो है निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मनसबदारी प्रणाली। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, मनसबदारी प्रणाली की बात करें तो इसकी शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, और मनसबदारी प्रणाली में ही जाट और सवार के पद की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? तीसरा ऑप्शन मनसबदारी प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? साथियों, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो भारत के राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र देगा भारत के उपराष्ट्रपति को। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत के उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता हो तो किसे देगा? तो भारत के राष्ट्रपति को देगा। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। इससे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़। वर्तमान में है सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन में आपका वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का आज सेट 36 तक अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपको भी इसी प्रकार से डेली एक नोट्स एग्जाम के लिए चाहिए तो आपको मिल सकता है। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, सुनामी डैश के कारण होता है? एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बताइए, सुनामी किसके कारण होता है? तो पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण ही सुनामी आती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बताइए, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाबर। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना किया था। तो मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो बाबर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VVI रहेगा। इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि जनगणना 2011 से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा कपूरथला। ठीक है, पंजाब में है कपूरथला। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला शहर है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, कपूरथला। आगे देखिए, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो इसका सही जवाब है जहांगीर। ठीक है, उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला था, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, जहांगीर।
चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है इंदिरा गांधी। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। पहली बार आपातकाल 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में लगा था और तीसरी बार 1975 में लगा था। तो तीसरी बार जो लगा था 1975 में, इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो इसका सही जवाब है कलकत्ता। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये कलकत्ता शहर में है और ये चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट है। अच्छा, कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? बताइए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब है हवा पैलेस, यानी हवा महल का निर्माण करवाया था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, हवा महल का डिजाइन किसने किया था? तो याद रखिएगा लालचंद उस्ताद ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा महल का जो डिजाइन है वो किसने किया था? तो लालचंद उस्ताद ने। और किसने बनवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। आगे देखिए, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। तो इसका सही जवाब है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। ठीक है, जिस शाहजहां ने ताजमहल, ठीक है ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद, लाल किला और लाहौर में शालीमार गार्डन का निर्माण करवाया था, इसलिए शाहजहां को वास्तुकार राजा भी कहा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? शाहजहां। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। बताइए हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अकबर। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? अकबर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अकबर का जन्म भी पूछा जाता है। तो 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के उमरकोट में अकबर का जन्म होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है अकबर। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं आपको केवल ध्यान से सुनना है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर आपको केवल मैसेज करना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। तो इसका सही जवाब है शाहजहां। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? बताइए। तो ये है डेन्यूब नदी। ठीक है, इसमें से डेन्यूब नदी जो है अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। यूरोप की डेन्यूब नदी जो है 10 देशों से होकर गुजरती है, जो दुनिया की किसी भी अन्य नदी से अधिक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डेन्यूब नदी। आगे देखिए, डैशवे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। बताइए कौन सा संवैधानिक संशोधन के तहत?
तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है। इसी के तहत भारत में सभी बच्चों के लिए यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसी संशोधन के तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आगे देखिए, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती थी। यहाँ पे पूछा गया होती थी, जो कि वर्तमान में नहीं है। तो लोकसभा में 2 सदस्यों को पहले नामित किया जाता था, लेकिन ये प्रावधान अब हटा दिया गया है। अब केवल राज्यसभा में ही राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। आगे देखिए, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे, बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, गुरु अर्जुन देव। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक देव। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया है, बताइए। तो कुतुब मीनार का जो नींव है वो किसने डाला था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक भी बोला जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, गुलाम वंश, जिसे दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। तो इसका सही जवाब है सिकंदर सूरी को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, सिकंदर सूरी को। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान डैश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो वह स्थान मध्य प्रदेश का सांची शहर है। कौन सा है, सांची शहर, जो कि बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है, इसके तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है, बताइए। 10वीं अनुसूची, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में भी जाना जाता है, और इसको कब जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। और इसके तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है, तो याद रखिएगा अध्यक्ष लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष। आगे देखिए, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे। आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल में। और ह्वेनसांग की पुस्तक है CU की, ठीक है। CU की किसकी पुस्तक है, तो ह्वेनसांग की पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। कॉम्बिक करके बीजों से कपास के रेशों को अलग करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो ओटाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ओटाई। आगे देखिए, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, इसे क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है, तो ये होता है दूर दृष्टि दोष, जिसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है हाइपरमेट्रोपिया में। इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है दूर दृष्टि दोष में, ये उल्टा होता है, ठीक है। कौन सा प्रोटोजन परजीवी मलेरिया का कारण बनता है,
तो मलेरिया परजीवी के कारण होता है। कौन सा परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, कितना होता है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर है एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखते हैं, पिक्नोमीटर का उपयोग करके क्या मापा जा सकता है? तो पिक्नोमीटर का उपयोग करके तरल और ठोस का आपेक्षिक घनत्व को मापा जा सकता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। एलेजरिन एक प्रकार का क्या है? बताइए, एलेजरिन एक प्रकार का क्या है? फटाफट से बताइए। तो ये एक प्रकार का रंग है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। कपड़ों को रंगने के लिए इसका प्रयोग होता है एलेजरिन का, तो एक प्रकार का रंग है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सीजियम का इस्तेमाल होता है, सीजियम एलिमेंट का। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सीजियम। टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। विटामिन ए किस वर्ष में खोजा गया था? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। बताइए, विटामिन ए किस वर्ष में खोजा गया था? तो 1912 में विटामिन ए की खोज की जाती है। पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या है? तो इससे दस्त हो सकता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, दस्त। निम्न में से कौन सी बीमारी स्वच्छता में दोष के कारण फैल सकती है? यानी गंदगी के कारण आपका हैजा, दस्त, पेचिश, ये सब हो सकता है, तीनों। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन, 1, 2 और 3। डैश में से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, यानी इसमें से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, आपको इसका आंसर बताना है। बताइए, चलिए ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत यहाँ पे चावल और गेहूं हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? चौथा वाला, केवल 2 और 3। चावल और क्या हो जाएगा? गेहूं, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व त्वचा और आंखों हेतु लाभदायक होता है? तो आंख के लिए तो विटामिन ए उपयोगी है, जो कि गाजर में होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। इनमें से कौन हरित शैवाल का एक उदाहरण है? बताइए। तो इसका सही जवाब है क्लैमिडोमोनास। ये हरित शैवाल का एक उदाहरण है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, हरा शैवाल है क्लैमिडोमोनास। चलिए आगे देखते हैं। यह रोग एक जीवाणु से संक्रमित होने से होता है और आंतों को प्रभावित करता है। ये विडाल टेस्ट के द्वारा निर्धारित होता है। ये कौन सी बीमारी है? तो विडाल टेस्ट तो टाइफाइड के लिए होता है, आप सभी जानते हैं। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, ठीक है। और टाइफाइड जो होता है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु है? तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। निम्न में से कौन सी कोशिका मानवीय आमाशय की ग्रंथि में पाई जाती है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिए।
मानवीय आमाशय की ग्रंथि में कौन कौन सा सेल्स पाया जाता है? तो म्यूकस नेक सेल्स, सेल्स मतलब कोशिका होता है, यानी म्यूकस नेक कोशिका, पेप्टिक या चीप कोशिका और पेराइटल या ऑक्सीटोनिक कोशिका, ये जो है मानवीय आमाशय की ग्रंथि में पाई जाती है। तो इसको याद कर लीजिएगा। इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा जंतु शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं? बताइए, जो जंतु है किस प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पसीने एवं कपकपाने से। इसी प्रक्रिया से जंतु जो है शरीर के तापमान को मेंटेन रखता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया इस प्रकार है, बताइए किस प्रकार है? तो इसका सही जवाब है अंतर्ग्रहण। शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया का वैज्ञानिक नाम है अंतर्ग्रहण। वही पूछा गया है, शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो अंतर्ग्रहण बोला जाता है। एस्करिस डैश का परजीवी है, बताइए कहाँ का परजीवी है एस्करिस? तो एस्करिस जो है मनुष्यों का एक आंत्र परजीवी है। किसका आंत का परजीवी है? एस्करिस, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, सिरका का रासायनिक नाम और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका में होता है एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा में क्या होता है? बेकिंग सोडा किसका होता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये आपका सिरका का हो जाएगा एसिटिक एसिड। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका एक उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये ऑस्मोसिस का उदाहरण है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। किसका उदाहरण है? ऑस्मोसिस का उदाहरण है। 1989 में रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो वातावरण क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? गोल्डमैन पुरस्कार। यह शुरू किया गया था रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन के द्वारा। शब्द हेलेनिस्टिक निम्न में से किस देश से संबंधित है? बताइए हेलेनिस्टिक जो शब्द है किस देश से संबंधित है? तो ये ग्रीस से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। हेलेनिस्टिक जो है हेलाजिन शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है ग्रीक बोलना, ठीक है। क्या होता है? ग्रीक बोलना, यानी कि यूनानियों के साथ पहचान करना, ये ग्रीस का भाषा है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क कीजिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए। और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है। प्रसिद्ध टांगलिया शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? या फिर इसको तांगलिया शॉल भी बोला जाता है। तो ये गुजरात से संबंधित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? यानी स्टेट के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो कौन सा आपको बताना है। तो भारत में टैक्स जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें से राज्य सरकार वाला टैक्स कौन सा है? तो स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण ये राज्य टैक्स है। बाकी आयकर विभाग, निगम कर, आयकर ये सभी केंद्र सरकार का टैक्स है।
बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो छम। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला छम नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। कौन सा नृत्य? छम नृत्य। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई? तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया था 1907 में, 26 अगस्त 1907 में किया था। इसको याद रखिएगा। कहाँ पर? जमशेदपुर में। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? थोड़ा क्या है? खेल नृत्य का प्रकार है और ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश फेसबुक के संस्थापक है। बिल्कुल इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो आपको एक भी सेट को मिस नहीं करना है। ये क्लास आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है। किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने और रोकने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये शुरू किया असम सरकार ने। ठीक है, किसने शुरू किया है? असम सरकार ने। हाल ही में कौन से 2 देश न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, NDB में शामिल हुए हैं? तो इसका सही जवाब है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। चलिए आखिरी क्वेश्चन। ट्रैकर्स मिशन का उद्देश्य क्या है? बताइए। तो ये ट्रैकर्स नहीं है, ट्रेसर्स है। ठीक है, तो नासा ने शुरू किया ट्रेसर्स मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवाओं के बीच की अंतःक्रिया को समझना। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों, आज का ये सुपर प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताइए आपने इस 57 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए क्लास का 1 लाइनर VBI नोट्स या फिर स्पेशल बिहार GK का नोट्स या क्वेश्चन बैंक का नोट्स कुछ भी चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है।